हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज की जो वीडियो वो एक किसी एम्पलीफायर के ऊपर नहीं है, वैसे नॉलेज वाली वीडियो है। वीडियो छोटी सी होगी, तो अब पूरी वीडियो ज़रूर देखना। तो ये जैसे मैं आपको फॉल्ट के रिगार्डिंग ही बताऊंगा, क्योंकि फॉल्ट कैसे फाइंड करते हैं डीजे एम्पलीफायर में। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चेक करते हो, स्टेप बाय स्टेप अगर आप चेक करते हो, तो आपको फॉल्ट जल्दी ही मिल जाएगा। जैसे अगर आपके पास कोई एम्पलीफायर आता है टोटली डेड कंडीशन में, तब आपको चेक करना है उसका पावर कोड, फ्यूज। अगर आप फ्यूज लगाते हो तो एम्पलीफायर आपका शॉर्टिंग बता रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले दोनों साइड के मॉड्यूल के जो सप्लाई के कनेक्टर होते हैं उनको दोनों को निकाल के आपको एक बार ऑन करके देखना है। उससे क्या होगा, अगर आपके मॉड्यूल में शॉर्टिंग किसी में होगी, तब आपको क्या मालूम चलेगा भी, अगर आपकी सप्लाई चल रही है, आपका फ्रंट पैनल में लाइट आ चुकी है, तब आपका एम्पलीफायर बिल्कुल ओके है। मतलब इसका ट्रांसफार्मर ओके है, सप्लाई सेक्शन ओके है। फॉल्ट किसी एक मॉड्यूल में होगा आपके। तो अगर वो जला हुआ नहीं है, इस कंडीशन में अगर वो जला हुआ नहीं है, तब उस कंडीशन में आपको दोनों साइड के प्लग मॉड्यूल के पावर सप्लाई के कोड जो होते हैं निकाल देने हैं। चाहे उसमें प्लग लगा होगा, चाहे उसमें किसी में ऐसे थिम्बल भी आती है लगी हुई, तो जिसके ऊपर ऐसे वायर की थिम्बल लग जाती है, मेल फीमेल थिम्बल होती है ये वाली लगी हुई, आप देख सकते हैं। तो उनको निकाल के एक मॉड्यूल को, तो अगर दोनों दिखने में सही है, जला हुआ नहीं है, तब आपका एम्पलीफायर ऑन हो जाएगा। तो आपको मालूम चल जाएगा भी हमारा ट्रांसफार्मर और सप्लाई सेक्शन ओके है। तब आपको क्या करना है भी, दोनों मॉड्यूल के दोबारा कनेक्टर कनेक्ट करके उसके बाद आपको ऑन करना है। तो तभी आपका सीरीज का बल्ब अगर फुल ग्लो कर रहा है, तो अब एम्पलीफायर आपका शॉर्टिंग कंडीशन में है। आपको क्या करना है भी, एक एक प्लग निकाल के उसको चेक करना है। तो अगर आप एक ए साइड का प्लग निकालते हो तब भी आपका शॉर्टिंग बता रहा है। अगर आप ए साइड का प्लग निकालते वक्त आपकी शॉर्टिंग खत्म हो जा रही है, तब आपका ए साइड में प्रॉब्लम है। अगर निकालने के बाद भी शॉर्टिंग है, तब आपकी बी साइड में प्रॉब्लम है। तब आपको बी साइड का प्लग निकाल के ए साइड का वापस लगा देना है, उससे आपको एम्पलीफायर का फॉल्ट मिल जाएगा। तो ऐसे ही किसी एम्पलीफायर में फॉल्ट आता है भी, हमारा दोनों चैनल बिल्कुल ओके है, सब कुछ ओके आ रहा है, वोल्टेज हमारी प्रॉपर बन रही है, कहीं पे शॉर्टिंग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तब आपको फॉल्ट मिलता है भी हमारे नो साउंड का फॉल्ट आता है डीजे एम्पलीफायर में। भी हमारे दोनों चैनलों में साउंड नहीं आ रहा, तब आपको क्या करना है, इसके बैक पैनल पे जो आईओ बोर्ड होता है, जिसमें आप देख सकते हो भी हम सिग्नल भी इनपुट करते हैं और पीछे से स्पीकर के जरिए स्पीकर की आउटपुट भी हम लेते हैं। तब आपको क्या देखना होता है भी, इनमें ये जो 5532 के आईसी लगे होते हैं, इनमें आपको पहले देखना है, सबसे पहले जो देखना है वो देखना होता है आपको, जो जहाँ पे 15015 की वोल्टेज सप्लाई आती है, वो आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही इस वाले कनेक्टर पे। वो हर एक एम्पलीफायर का अलग अलग कनेक्टर हो सकता है। मैं आपको एज ए एग्जांपल इस वाले आईओ बोर्ड की मदद से आपको समझा रहा हूँ भी, इसको आपको 15015 की सप्लाई मिल रही है। जहाँ पे आपकी 15015 की सप्लाई आएगी, वहाँ पे आपको जरूर देखना दो पीएफ और दो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर जरूर लगे होंगे। तो वहाँ पे आपको मालूम चल जाएगा भी ये कनेक्टर हमारा 15015 सप्लाई का है। बाकी हर एक आईओ बोर्ड के ऊपर मेंशन भी किया जाता है भी ये कौन सा कनेक्टर है और ये कौन सा कनेक्टर है। अगर यहाँ पे 15015 की सप्लाई नहीं आ रही, तब आपकी वो आपको जो पावर सप्लाई के अंदर छोटे से दो जीनो डायोड लगे होते हैं, किसी में 1 वाट के होते हैं, किसी में 5 वाट के लगे होते हैं, 4744 नंबर के। तो 5 वाट में तो और नंबर आ जाता है। तो जो 4743 नंबर का जो जीनर डायोड होता है, वो 15015 सप्लाई के लिए ही लगाए जाते हैं। वो आपको देखना है, अगर प्लग को निकालने के बाद आपकी सप्लाई में 15015 की सप्लाई बन रही है, तब आपके आईओ बोर्ड में शॉर्टिंग है। तब आपको आईओ बोर्ड की कंटिन्यूटी चेक करनी है, उससे आपको मालूम चल जाएगा भाई हमारे आईसी में शॉर्टिंग है। जैसे इस वाले मॉड्यूल में क्या किया गया है, इस वाले मॉड्यूल में यहीं से ट्रैक बना के एक दो और तीन तीनों आईसीओ को सेम 15015 की वोल्टेज दी गई है। तो अगर आपका, कई बार क्या होता है भी हमारी सप्लाई भी ओके होती है, आईसी भी कोई शॉर्टिंग नहीं बता रहा होता है, तब भी हमारी नो साउंड की आउटपुट आ रही है। तो तब आपके जो स्विच जो होते हैं, सिलेक्टर स्विच जिसको हम बोलते हैं, तो इनमें क्या होता है भी कार्बन आ जाने की वजह से, कार्बन आने की वजह से इनमें जो सिग्नल हमारा ट्रांसफर नहीं होता, जिसकी वजह से हमको नो ऑडियो की दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है भी, इसमें आप WD-14 आती है, केमिकल स्प्रे आती है एक,
जो जंग उतारने के लिए होती है, उसको आप इस स्विच के अंदर स्प्रे करके इसको 4-5 बार ऐसे हिला लोगे तो थोड़ी देर आपको ऐसे पड़े रहने देना। उसके बाद एक बार फिर स्प्रे डाल के 3-4 बार हिला के इसको अच्छे से साफ कर देना है। आपका जो केमिकल है वो अंदर नहीं रहना चाहिए। तो मैं आपको एक बार WD-14 की फोटो भी दिखा देता हूँ कैमरे के अंदर, वो कैसी होती है। तो ये वाली बोतल होती है वो, इससे आपके स्विच क्लीन हो जाते हैं आराम से। तो तब भी आप मल्टीमीटर से पीछे से स्विच की कंटिन्यूटी भी टेस्ट कर सकते हो भी हमारा स्विच वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो बाकी कई बार क्या होता है, स्विच टूटा होता है या कई बार WD-14 डालने के बाद भी उसका सोल्यूशन नहीं होता, तब आपको इस स्विच को चेंज ही करना है। जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है वो चेंज करने का है। अगर कई बार क्या होता है हमारे पास वो स्विच अवेलेबल नहीं होता, तब आपको WD-14 का इस्तेमाल करना है। और दूसरी जो प्रॉब्लम आती है, जैसे ये वाला एक मॉड्यूल है हमारा, हाँ दूसरी एक और प्रॉब्लम आती है वो फ्रंट पैनल से आती है। जो हमारे वॉल्यूम टून होते हैं उनमें कई बार क्या होता है भी टाइम के मुताबिक उनकी जो अंदर की कार्बन होती है वॉल्यूम टून की वो खराब हो जाती है। तो उससे क्या होता है भी उससे भी हमारी नो साउंड की दिक्कत आ सकती है। हमारा ऑडियो बोर्ड भी ओके है, कई बार क्या होता है भी वो वॉल्यूम टून कर्च कर्च की आवाज करता है जैसे जैसे हम उसको वॉल्यूम करते हैं। और कई बार क्या करता है भी वो कम वॉल्यूम पे भी हमारे को वॉल्यूम देने लगता है। कई बार क्या करते हैं अभी हम वॉल्यूम उठाते हैं तो उसकी वॉल्यूम उठती नहीं है, और जैसे ही हम थोड़ा फुल पे जाते हैं तब उसकी वॉल्यूम आती है। तो कई बार क्या होता है वो उसमें वॉल्यूम आती ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो वैल्यू होती है वो मेगा ओम में शिफ्ट हो चुकी होती है। तो ऐसे भी दिक्कत आती है, वो आपको तब वॉल्यूम टून को ही चेंज करना है। वॉल्यूम टून के जो पॉइंट होते हैं उनमें सेंटर वाले पॉइंट पे आपको ऐसे उंगली से टच करके देखना है। अगर हमिंग की स्पीकर में नॉइस आ रही है तब आपकी वॉल्यूम टून में ही दिक्कत है। तो ये वाले फॉल्ट होते हैं। और जैसे ये मॉड्यूल आ जाता है आपके पास, जैसे इसमें हमने जब टेस्टिंग किया तो इसमें जो इसके आउटपुट के 3 ट्रांजिस्टर हमको शॉर्ट मिले हैं, वो तो चलो हमने चेंज कर दिए। तो जैसे क्या होता है भी ऐसे 1-2 रेजिस्टेंस जल गई है, जो रेजिस्टेंस जल चुकी है उसको तो हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसको तो हमको चेंज करना ही करना है। बाकी क्या होता है भी जब भी ऐसे 1-2 कंपोनेंट जले हुए आते हैं, जैसे इसमें ये वाली रेजिस्टेंस भी जली हुई है, तो आपको क्या करना है भी ऐसे जो रेजिस्टेंस जली है उसको तो चेंज करना ही करना है। साथ में आपको ये वाली रेजिस्टेंस, बाकी के रेजिस्टेंस, जीनर डायोड, डायोड, ट्रांजिस्टर, छोटे वाले पीएफ, सभी को एक बार अच्छे से टेस्ट करना होता है, ताकि आपको कोई चीज़ आपकी एम्पलीफायर में से आप भूल मत जाओ भी ये वाला हमने टेस्ट नहीं किया भी अच्छा ही होगा ठीक ही होगा, वही वाला कंपोनेंट बाद में खराब मिलता है। आपको जितने भी ये छोटे वाले या बड़े वाले ट्रांजिस्टर जो भी है सबको एक बार अच्छे से टेस्ट करना होता है। जब भी एम्पलीफायर आपका मॉड्यूल निकालते हो बाहर, जब आप सभी कंपोनेंट टेस्ट करते हो तो आपका एक तो डाउट क्लियर हो जाता है भी हमारा ये वाला कंपोनेंट खराब है। जिसके ऊपर आपको डाउट होता है कि ये वाले कंपोनेंट की हमको रीडिंग गलत मिल रही है, तब आपको उस कंपोनेंट को बाहर निकाल के उसकी अच्छे से रीडिंग मल्टीमीटर के थ्रू चेक करो। अगर आपको वो करेक्ट लग रहा है तो तब उसको दोबारा इंस्टॉल कर दो। कई बार क्या होता है भी कुछ कंपोनेंट जैसे रेजिस्टेंस हो गई और ट्रांजिस्टर हो गए, वो साथ में कैपेसिटर और रेजिस्टेंस लगे होने की वजह से उसकी वैल्यू सही नहीं मिल पाती। कई बार क्या होता है साथ में डायोड लगा होता है, डायोड के साथ में पैरेलल में कुछ रेजिस्टेंस लगी होती है, उसकी वजह से हमको डायोड की करेक्ट वैल्यू नहीं मिलती, हमको उसके ऊपर डाउट है। तो हम क्या करेंगे, उस डायोड को निकाल के बाहर टेस्ट करेंगे। अगर वो डायोड की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट आ रही है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आप एक लेग उठा के चेक कर सकते हो, तब आपको क्लियर हो जाएगा भी हमारी वो जो डायोड की वैल्यू है वो रेजिस्टेंस की वजह से भी गलत बता रहा है मल्टीमीटर। तो ऐसे जितने भी आपको कंपोनेंट मिलते हैं सभी की आपको बहुत बारीक से टेस्टिंग करनी होती है। टेस्टिंग करने के बाद जितने भी हमारे आउटपुट के ट्रांजिस्टर जैसे ये खराब है तो नए लगा देंगे। नए लगाने के बाद क्या करना है, फिर आपको डाउट नहीं रह जाएगा भी हमारा मॉड्यूल खराब होगा या बाद में दिक्कत करेगा। वो मॉड्यूल आपका 100% बिल्कुल ओके चलेगा, क्योंकि हमने जितने भी कंपोनेंट है सभी की टेस्टिंग कर ली, जिसके ऊपर डाउट था वो हमने चेंज कर दिया। और जो भी हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू जो शिफ्ट हुई है उसको भी हमने चेंज कर दिया। तो फिर आपका मॉड्यूल बिल्कुल ओके हो जाएगा, आपको डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जो कंपोनेंट हमको दिखने में लग रहा है उसको तो हम चेंज करते हैं, साथ वाला चेक नहीं करते। तो साथ वाला ना चेक करने की वजह से क्या होता है, हम एम्पलीफायर का मॉड्यूल ओके करके हम एम्पलीफायर में इंस्टॉल कर देते हैं, बाद में हमको वो दिक्कत करता है। तो ऐसे आपको ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी। बाकी एम्पलीफायर रिपेयरिंग के अंदर आपको क्या देखना होता है भी, सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है भी वो हमारा एम्पलीफायर क्लास एच है या क्लास ए बी है। क्योंकि क्लास ए बी में क्या होता है भी कुछ एम्पलीफायर ऐसे हैं जो ए सेक्शन के लिए अलग ब्रिज रेक्टिफायर लगाया गया है, बी सेक्शन के लिए अलग ब्रिज रेक्टिफायर लगाया गया है।
तो 2 ब्रिज रेक्टिफायर लगे होने की वजह से आपको डाउट हो जाता है कई बार, जो नए मैकेनिक हैं, कि शायद ये क्लास एच एम्पलीफायर है। पर आपको उसके चेक करने का एक और बेस्ट सोल्यूशन होता है, आपको मॉड्यूल के ऊपर देखना भी हमारी वोल्टेज की रेल कितनी जा रही है, वोल्टेज की वायर कितनी लगी है। अगर उसमें 3 वायर लगी हैं वोल्टेज की और चौथी आपकी स्पीकर की आउटपुट की है, तब तो आपका क्लास ए बी है, क्योंकि एक ग्राउंड हो गया, एक प्लस की वोल्टेज होगी, एक माइनस की वोल्टेज होगी। अगर आपकी 4 वोल्टेज की जा रही है, एक ग्राउंड की जा रही है और दूसरी जा रही है आपकी स्पीकर लास्ट में 6वीं जा रही है, 6 वायर हो गए, 4 वायर होगी, एक लो प्लस की, लो माइनस की, तो हाई प्लस की और हाई माइनस की, वो तो आपकी 4 सप्लाई की, 5वीं हो गई आपकी ग्राउंड की, और 6वीं वायर हो गई आपकी स्पीकर आउटपुट की। तो ऐसे आपको उसके वायर के जरिए भी आप चेक कर सकते हो भी हमारा एम्पलीफायर क्लास ए बी है या क्लास एच है। तो बाकी एम्पलीफायर में ज़्यादातर पे जो फॉल्ट आते हैं वो मॉड्यूल में आते हैं, आईओ बोर्ड में फॉल्ट बहुत कम मिलता है। वो हाई वोल्टेज पीछे से ट्रांसफार्मर को मिलने की वजह से जो आउटपुट में ज़्यादा वोल्टेज बनती है, वो आपकी बनती है उसके कैपेसिटर के थ्रू, जो डीसी हमारी आउटपुट ज़्यादा बन जाती है, उसकी वजह से हमारे आईसी भी ब्लास्ट हो सकते हैं, तब आईओ बोर्ड में फॉल्ट मिलता है। कई बार क्या होता है भी हमारा आईसी शॉर्ट हो गया, तब भी हमारा आईओ बोर्ड में फॉल्ट मिल सकता है। कई बार हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू शिफ्ट होने की वजह से भी हमको जो दिक्कत आ सकती है, पीएफ के शॉर्ट होने की वजह से भी ये दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे काफ़ी फॉल्ट होते हैं। बाकी जो है प्रॉब्लम और आती है डीजे एम्पलीफायर में, हमिंग की नॉइज। वो हमिंग की कब आती है, जब आपके जो मेन पावर सप्लाई के अंदर जो कैपेसिटर लगे होते हैं वो वीक होने की वजह से भी ये दिक्कत आती है। अगर वो आप लो क्वालिटी का जहाँ पे यूज करोगे, तब आपका वो क्या कैपेसिटर फट जाएगा। तब जब भी आपको रिपेयरिंग करना है, वो कैपेसिटर आपको हमेशा ए क्लास हाई ग्रेड क्वालिटी का ही यूज करना है, लो क्वालिटी का बिल्कुल नहीं यूज करना, क्योंकि उसकी वजह से ही आपकी 100% हमिंग की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो कई बार क्या होता है भी हमारे एम्पलीफायर में रिपेयरिंग किया, तो कैपेसिटर लगा दिए, कैपेसिटर के साथ में आपको ग्लू भी डालना है। अगर आप ग्लू नहीं डालते, तब आप थोड़े टाइम बाद देखना, जब डीजे एम्पलीफायर का हमारा चलता है, प्रोग्राम में चलता है, तब वाइब्रेशन की वजह से वो कैपेसिटर लूज होने की वजह से वो उसकी लेग नीचे से टूट जाती है, तो उसमें भी दिक्कत आ सकती है आपको। तो ऐसे कई रीज़न हो सकते हैं। बाकी जब भी आपके पास कोई एम्पलीफायर रिपेयरिंग होने के लिए आता है, तब आपको उसको अच्छे से पहले डायग्नोस करना होता है, हर एक कंपोनेंट को अच्छे से टेस्टिंग करनी होती है, तब जाके आपको वो एम्पलीफायर के अंदर फॉल्ट मिलता है। बाकी अगर आप स्टेप बाय स्टेप चेक करोगे, तब आपको एम्पलीफायर रिपेयरिंग करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे जरूरी बात होती है अभी एम्पलीफायर में आपको वोल्टेज, सबसे बेस्ट जो सोल्यूशन होता है वोल्टेज चेक करो। जब भी आपका एम्पलीफायर चल रहा है, आप वोल्टेज चेक करो। आपको वोल्टेज के जरिए ही आपको कई फॉल्ट मिल जाते हैं। कुछ एम्पलीफायर में फॉल्ट आता है भी, जो हमारी एक रेल की कोई वोल्टेज मिसिंग है, तब आपका एम्पलीफायर भी प्रोटेक्शन लाइट में चला जाएगा, ये भी फॉल्ट होता है। काफ़ी तरह के फॉल्ट होते हैं। सबसे जो होता है अभी मेन जरूरी बात होती है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी बात होती है, वो होती है भी आप जब भी एम्पलीफायर रिपेयरिंग कर रहे हो, आप पहले वोल्टेज चेक करो। अगर आपका मॉड्यूल जला हुआ है, सड़ा हुआ है, तब आपको तो उसके साथ में कंपोनेंट चेक करने ही करने हैं। तो बाकी कई बार क्या होता है भी फ्यूज प्रोटेक्शन किसी एम्पलीफायर में ज़्यादा लगी होती है, आपके जो आउटपुट के ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने की वजह से वो आपका फ्यूज डैमेज हो जाता है, तब भी आपको एम्पलीफायर, फिर तो आपको एम्पलीफायर में आउटपुट ट्रांजिस्टर ही चेक करने होते हैं। बाकी साथ में आपको जिस पे ऊपर डाउट है या कुछ जला हुआ है कंपोनेंट, वो तो आप चेक कर ही सकते हो। बाकी जिसमें फ्यूज प्रोटेक्शन है, बाकी मेन सप्लाई के ऊपर भी आपको फ्यूज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर आपका एम्पलीफायर ज़्यादा हैवी है, तो अब आपको 20 एम्पेयर का फ्यूज यूज़ करना है। अगर आप नॉर्मल एम्पलीफायर है, 2-3 हज़ार वाट का एम्पलीफायर है, 3 हज़ार वाट तक का, तब आप 15 एम्पेयर का भी रेटिंग का फ्यूज यूज़ कर सकते हो। उससे कम पावर वाला है तो 10 एम्पेयर का यूज़ कर सकते हो। तो मैक्सिमम जो CA20 CA18 एम्पलीफायर आते हैं, उनमें आपको 20 एम्पेयर का ही फ्यूज यूज़ करना होता है। तो बाकी ये आपको हमारी ये जानकारी वाली वीडियो कैसी लगी, आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अगर आप नए हैं, हमारी वीडियो को नए देख रहे हो, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो बाकी ऐसे ही आप अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारी आपको ऐसी अच्छी अच्छी नॉलेज मिलती रहे। बाकी हमारे चैनल के ऊपर काफ़ी सारी एम्पलीफायर रिपेयरिंग के ऊपर वीडियो डाली हुई है, जिसमें आप एम्पलीफायर रिपेयरिंग के ऊपर कुछ सीख भी सकते हैं। कुछ फॉल्ट के ऊपर भी आपको वीडियो डाली हुई है हमने, तब आप उसके थ्रू भी कुछ ना कुछ सीख सकते हो। तो बाकी ऐसे ही आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।